अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फ्यूचर आफ्टर एलएलबी, यानी एलएलबी के बाद आपका मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। हमारा आज का जो लेक्चर है इस बारे में बहुत एक इन डिटेल हम लेक्चर आप तक लेके आ रहे हैं और एक ऑथेंटिक लेक्चर जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एलएलबी कर लिया है अब उनको अपनी सम्मत को ठीक करने का वक्त है। तो इस वक्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये लेक्चर जो है वो उनको फुली सपोर्ट करेगा, उनको एक दुरुस्त समझ देगा। जहाँ पे आपने ज़िंदगी के जो हैं वो इतने ज़्यादा औकात या इतने ज़्यादा घंटे या वक्त या महीने ज़ाया किए हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चंद मिनटों का जो लेक्चर है हमारा आपको पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो आपके सामने ड्रॉ कर देगा। तो इस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा, पूरा लेक्चर सुनिएगा, ताकि आप अपनी समझ जो है वो उसके मुताबिक ढाल सकें। इस लेक्चर को हमने डियर स्टूडेंट्स जो है वो 5 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। यानी पहला जो है वो बतौर प्रैक्टिसिंग लॉयर भी आप खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, तफसीली बात करते हैं। फिर बतौर सिविल जज या जुडिशरी में भी, फिर सरकारी वकील के तौर पर बतौर प्रोसिक्यूटर, और फिर बतौर उस्ताद यानी लॉ टीचर और अदर जो रिलेटेड जॉब जो हैं वो सारी आप सर अंजाम दे सकते हैं। सो सबसे पहले जिसके ऊपर हम बात करने लगे हैं वो है जी प्रैक्टिसिंग लॉयर, यानी लॉ की डिग्री मुकम्मल करने के बाद जो अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स हमारे करते हैं या अक्सर जो है वो इसको एक बतौर प्रोफेशन लेते हैं और इसमें अपनी खिदमत बतौर वकील सर अंजाम देते हैं, यानी बतौर प्रैक्टिसिंग लॉयर वो काम करते हैं। अब इस प्रैक्टिसिंग लॉयर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ज़रा गौर से ये बातें सुननी भी हैं, लिखनी भी हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इनसे। प्रैक्टिसिंग लॉयर में नंबर 1 होता है इंडिपेंडेंट लॉयर, यानी वो आज़ादाना तौर पर उसने को अपना ऑफिस बनाया हुआ है और वो लॉ की किसी भी फील्ड में है, चाहे कॉरपोरेट में है, चाहे वो सिविल में है, क्रिमिनल में है, बैंकिंग है, कंपनी अदर देन जो कुछ भी है वो उसमें अपनी खिदमत सर अंजाम देता है। इसे हम इंडिपेंडेंट लॉयर कहते हैं। दूसरा है हमारे पास पैरालीगल और लीगल असिस्टेंट। पैरालीगल और लीगल असिस्टेंट जो होता है दैट इज एन एम्प्लॉय, ठीक है, ये एक एम्प्लॉय के तौर पर काम करता है, एम्प्लॉयड बाय लॉयर होता है और एम्प्लॉयड इन लॉ ऑफिस होता है, यानी किसी भी लॉ ऑफिस में, किसी भी कॉरपोरेशन के अंदर या किसी भी ऑफिस के अंदर वो अपने जो सीनियर है उसके मातहत काम करता है और उससे कुछ अर्निंग करता है, उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं। बहुत सारी जो है वो हमारी इस तरह की जो है वो स्टूडेंट्स अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जैसे किसी फर्म में वो अपना वो काम कर रहा है तो फर्म उसको जो है वो पे करती है, इसे पैरालीगल या लीगल असिस्टेंट कहते हैं। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी फर्म्स हैं जिनमें आप बतौर पैरालीगल या लीगल असिस्टेंट के काम कर सकते हैं। इसके बाद जी लीगल काउंसल या लीगल एडवाइजर का भी इसे नाम दिया जाता है, लीगल काउंसिल का भी इसे नाम दिया जाता है। आप किसी बैंक का बतौर लीगल एडवाइजर मुंतखब हो सकते हैं, आप किसी बैंक के पैनल्स ऑफ लॉयर्स में जा सकते हैं, किसी कंपनी के लीगल एडवाइजर हो सकते हैं, किसी बैंक के जो है वो आप लीगल एडवाइजर हो सकते हैं। इस तरह बहुत सारे महकमे हैं, जैसे वापडा है, सुई गैस है, टीएमए है, तहसील म्यूनसिपल हेल्थ है। इन सब लोगों को जो है वो लॉयर्स की एक लीगल काउंसिल की ज़रूरत होती है। तो आप इन शुबा जात की जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद आप वहाँ पे बतौर लीगल एडवाइज़र या लीगल काउंसिल जो है वो आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। तो ये था जी प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पे आप जो है वो 3 तरीकों से पाकिस्तान में अपनी खिदमत जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा है जिसके बाद दैट इज द जुडिशियल ऑफिसर। आप जुडिशरी में भी जा सकते हैं। सो जुडिशरी जो है इसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। नंबर 1 है जी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, नंबर 2 है हाई कोर्ट जुडिशरी और नंबर 3 है सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी। तो इन तीनों में जो है वो आप अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। पहले जो है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर आते हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में
जो पहला यानी लो लेवल का जो एग्जाम होता है जुडिशरी का, उसे हम सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहते हैं। यानी अगर आपकी उम्र जो है वो 35 साल तक है, इससे ज्यादा ना हो, 35 साल तक आपकी उम्र है और आपका प्रैक्टिसिंग जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल तक है, तो फिर आप सिविल जज के जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। आप सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी मैजिस्ट्रेट की भी उसको जो है वो प्राइज दिए जा सकते हैं और सिविल जज के भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर आ जाए, इसके बाद आता है जी हमारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो वो भी जो है वो आप लॉ करने के बाद मुंतखब हो सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो एज है 45 ईयर्स है, यहाँ तक आपकी एज होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वो आपका 10 ईयर्स जो प्रैक्टिस है वो बतौर वकील आपने 10 साल अपनी सर्विस दी हो तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है जी, तो ये थी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आपकी इस तरह चलेगी, आप इस तरह जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं जी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर भी जो है आप एक सर्टन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद जो है वो जज मुंतखब हो सकते हैं। हाई कोर्ट का जो है जी आर्टिकल 193 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 193 है। उसके मुताबिक जो है वो एक वकील जिसकी एज जो है वो 45 साल से ऊपर हो जाती है या वो 45 साल का है, मिनिमम इतनी एज है, और उसके पास 10 साल एडवोकेट एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट का लाइसेंस है, तो फिर वो हाई कोर्ट का जज मुंतखब हो सकता है। और आर्टिकल 175A के तहत जो है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको मुंतखब करता है। ठीक है जी, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं जी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के भी बतौर वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के जज भी मुंतखब हो सकते हैं। आइन का जो आर्टिकल है जी 177 वो ये बात कहता है कि अगर किसी वकील की प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट जो है वो 15 साल है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज मुंतखब हो सकता है। और जज मुंतखब होने के लिए जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 175A के तहत जो है वो उसको मुंतखब करता है। ठीक है जी, तो ये था ही हमारा जो जुडिशियल डिपार्टमेंट है जिसकी हमने बात कर ली है कि आप जो है वो इस तरह जज के पेपर भी दे सकते हैं। इसके बाद यही हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट यानी बतौर सरकारी वकील, इसके भी जो है वो डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मराहिल हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर भी, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इस प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को हमने जो है वो नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन में इसको जो है वो कह लें कि तकसीम किया है। इसके बाद हम चलते हैं हाई कोर्ट में, तो ये एडवोकेट जनरल ऑफिस जो है वो इसमें आ जाता है। अगर हम चलते हैं जी सुप्रीम कोर्ट में तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफिस ऑफ पाकिस्तान है, ये लोग शामिल हो जाते हैं। और इसके अलावा पंजाब के अंदर जो है और अदर सूबों के अंदर भी जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है हमारा, जिसको हम पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस भी कहते हैं पंजाब के अंदर। और इसके अलावा जो है वो हमारा जो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस है। ठीक है जी, यानी प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस भी जो है वो हमारा इसी फील्ड के अंदर शामिल है। तो इनको बारी बारी देखते हैं कि ये जो मैंने बताए हैं आपको सारे डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन के, तो ये क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अगर आप प्रोसिक्यूटर मुंतखब होना चाहते हैं तो फिर आप कौन कौन से जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आप ADPP असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस है वकालत का तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और आपकी एज जो है वो 25 साल से लेके 35 साल तक और 5 साल जो है वो जनरल रिलैक्सेशन है, तो फिर आप जो है वो ADPP में सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद जो है वो हमारा DDPP है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो एग्जाम भी आप दे सकते हैं। उसके लिए जो है वो आपको 7 साल जो है वो एज एन एडवोकेट जो है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और आपकी जो एज है वो जो है वो
30 से 35 साल जो है वो आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है जी। और अगर आपने जो है वो LLM किया हुआ है तो फिर ये आपकी एज जो है वो, जो आपका एक्सपीरियंस है वो 5 साल तक होना चाहिए। यानी अगर आपने LLB किया है तो 7 साल तक, और अगर आपने LLM किया हुआ है तो 5 साल तक अगर आपकी प्रैक्टिस है एज एन एडवोकेट, तो फिर और आप जो है वो DDPP का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद जी हमारे पास है जी DPP, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये जो है वो आपके पास अगर 12 साल की प्रैक्टिस है एज एन एडवोकेट और जो है वो LLM आपने किया हुआ है तो फिर आपकी 10 साल तक जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपकी एज जो है वो 40 से 55 साल तक होनी चाहिए, तो ये आप एग्जाम दे सकते हैं अगर ये सीट्स जो है वो अनाउंस्ड होती हैं बाय द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत, ठीक है, क्योंकि ये PPSC के थ्रू आती हैं जॉब्स और वही उनको सिलेक्ट करते हैं। तो ये था जी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसकी जो है वो हमने बात की। इसके अलावा ये जो मैंने सारे आपको बताए हैं ये क्रिमिनल के जो सरकारी वकील हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। तो कुछ सरकारी वकील जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारे जो है वो सिविल मैटर्स को भी देख रहे होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, उसमें है जी एक ADA, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। ये जो है अगर आपके पास LLB की डिग्री है और 4 साल आपके पास एज एन एडवोकेट आपके पास जो है वो लाइसेंस है तो आप ये पेपर दे सकते हैं, ठीक है जी। और आपकी जो अगर आप मेल हैं तो फिर आपकी जो है एज 28 से 35 साल होनी चाहिए और 5 साल जनरल रिलैक्सेशन है, और अगर फीमेल है तो फिर 28 से 35 साल एज होनी चाहिए और 8 साल की जो है वो इसमें जनरल रिलैक्सेशन है, ठीक है जी। और इसमें जो है वो 50% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए LLB में, और अगर आपके पास LLM की डिग्री है तो फिर आपको जो है वो 2 साल आपकी प्रैक्टिस हो तो आप असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा एक और जॉब भी है जो सिविल लेवल पे है, वो है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की। इसमें जो है वो LLB में 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपके पास LLB की डिग्री है तो 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपके पास LLM की डिग्री है तो 5 साल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज एन एडवोकेट। और अगर मेल है तो एज है जी 30 से 40, 5 साल की रिलैक्सेशन है, और अगर फीमेल है तो 30 से 40 है और 8 साल की रिलैक्सेशन है, ठीक है जी। ये वाला जो सारे का सारा मैंने आपको जो है वो बताया है, ये डिस्ट्रिक्ट लॉ ऑफिसर सर्विसेज रूल्स हैं 2010 के, उसके अंदर जो है वो सारी बातें लिखी हुई हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन और एज जो है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भी जो है वो ये जो सिविल के मैंने अभी बताए हैं ये लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भी देखते होते हैं, वहां पे भी इनको जो है वो भेजा जा सकता है, ठीक हो गया जी। ये था जी हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सिविल और क्रिमिनल का जो सरकारी वकील का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं हाई कोर्ट लेवल के ऊपर जो है वो प्रोसिक्यूशन किस किस्म की होती है, सरकारी वकील किस किस्म के होते हैं। हाई कोर्ट्स चारों सूबों के जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं और इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट्स हैं इसमें एक एडवोकेट जनरल ऑफिस होता है। एडवोकेट जनरल जो है वो सूबे में एक ही होता है, और उसके मातहत जो हैं वो एडिशनल एडवोकेट जनरल होते हैं और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है जो कि एडवोकेट जनरल को उसको असिस्ट करता है, ठीक है जी। जो एडवोकेट जनरल है जी वो आर्टिकल 140 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत होता है, और इसको जो है वो गवर्नर जो है वो विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न प्रोविंस से वो उसको जो है वो मुंतखब किया जाता है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो जो जज ऑफ हाई कोर्ट है उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है जी। यानी जज ऑफ हाई कोर्ट मुंतखब होने के लिए जो मैंने आपको पहले जो है वो क्वालिफिकेशन बताई थी वो 10 साल थी। अगर प्रैक्टिस किसी के एक्सपीरियंस जो है वो 10 साल का है तो वो जो है वो हाई कोर्ट का जज मुंतखब हो सकता है, और अगर उसके पास 10 साल एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट की प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस है तो फिर वो एडवोकेट जनरल भी जो है वो मुंतखब हो सकता है, ठीक है जी। एडिशनल एडवोकेट्स जनरल हैं जी चारों सूबों के अंदर, और ये जो है इसके बारे में जो स्टूडेंट जो है वो हर सूबे के मामलात जो हैं वो डिफरेंट हैं,
कुछ सूबों में प्रैक्टिस जो है वो इसके लिए 10 साल मांगी गई है, कुछ सूबों में जो है वो 7 साल मांगी गई है। तो आज़ाद कश्मीर में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ और है। इससे रिलेटेड जो कुछ लॉज हैं वो केपीके का एक लॉ मौजूद है जी, केपीके लॉ ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट एक्ट है 2014 का, और सिंध लॉ ऑफिसर्स कंडीशंस एंड सर्विसेज रूल्स हैं 1940 के, और फिर एजेके लॉ ऑफिसर टर्म्स एंड कंडीशन एक्ट 2014। तो ये वहां पे जो है वो लॉ मौजूद हैं। इस तरह पंजाब लॉ ऑफिसर मैनुअल्स हैं 1938 की। ये सारी चीजें जो हैं इनको कलेक्टिवली पढ़ने के बाद जो है वो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हमें मिलते हैं कि एडिशनल एडवोकेट जनरल या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के लिए जो है वो कितनी एज या कितनी जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। अगर हम केपीके की देखते हैं तो एक्ट जो 2014 का बनाया है उसमें वो कहते हैं कि अगर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को मुंतखब करना है तो 7 साल की प्रैक्टिस हाई कोर्ट की चाहिए, और अगर एडिशनल एडवोकेट जनरल को मुंतखब करना है तो 10 साल एडवोकेट हाई कोर्ट होना चाहिए प्रैक्टिस उसके पास, ठीक है जी। और अगर हम सिंध लॉ ऑफिसर में जाते हैं तो असिस्टेंट की वो कहते हैं जी 5 साल एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट होना चाहिए, एडिशनल में वो कहते हैं 7 साल एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट होना चाहिए। और अगर हम एजेके में जाते हैं तो वहां पर है जी एडिशनल के लिए 10 साल एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट होना चाहिए, और जो असिस्टेंट है उसके लिए 5 साल एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट होना चाहिए। तो तकरीबन जो है जो इसका नटशेल देखा जाए तो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के लिए जो है वो 7 साल की प्रैक्टिस एवरेज है एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट, और एडिशनल की जो है वो 10 साल है एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट, ठीक है जी। तो ये हाई कोर्ट में जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है वो कौन कौन से केसेस सुनता है, वो किन किन केसेस में जो है वो सरकारी वकील होता है, वो उन केसेस में सरकारी वकील होता है जो मैटर्स रिलेटिंग टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड वो मामला जो है वो हाई कोर्ट में देखता है। आगे चलते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो सरकारी वकील जो है वो कौन कौन से होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में होता है जी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस, और इसके जो असिस्ट कर रहे होते हैं उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल्स होते हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल्स होते हैं, और स्टैंडिंग काउंसिल्स होती हैं, ठीक है जी। ये सारे इसको असिस्ट कर रहे होते हैं। अटॉर्नी जनरल जो है वो आइन के आर्टिकल 100 के तहत जो है वो प्रेसिडेंट इसको मुंतखब करता है, और इसकी कितनी एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसका एक्सपीरियंस जो है वो उतना ही होना चाहिए जितना जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए है, यानी 15 साल का एक्सपीरियंस होगा एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट तो जो अटॉर्नी जनरल है मुंतखब किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट इसको मुंतखब करता है। इसके अलावा जी एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है इसको मुंतखब करने के लिए भी जितनी क्वालिफिकेशन जज और सुप्रीम कोर्ट की चाहिए उसके लिए इतनी ही चाहिए, यानी 15 साल प्रैक्टिस हो एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट तो आप एडिशनल भी बन सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है कि जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, यानी 15 साल एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट, उसके लिए भी डिप्टी अटॉर्नी जनरल की इतनी ही है। स्टैंडिंग काउंसिल अगर जो है वो मुंतखब होना है तो फिर जज ऑफ हाई कोर्ट की जो होनी जो जितनी जो एक्सपीरियंस है, यानी 10 साल जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन जज ऑफ हाई कोर्ट जो है वो उसके लिए 10 साल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर भी स्टैंडिंग काउंसिल के लिए भी आपके पास जो है वो 10 साल एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट हो तो आप स्टैंडिंग काउंसिल जो है वो मुंतखब हो सकते हैं, ठीक है जी। और ये वाली सारी बातें मैं आपको कहां से बता रहा हूं, लिख लीजिएगा, सेंट्रल लॉ ऑफिसर्स ऑर्डिनेंस 1970 उसकी सेक्शन 3 है जिसके अंदर ये सारी क्वालिफिकेशन जो है वो लिखी हुई हैं। आप वहां से ये चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जी हमारे पास अगर हम अपने पंजाब की बात करते हैं, अदर सूबों में भी मौजूद है, अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे एक जो हमारे पास है पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस, ठीक है जी। इस पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस के अंदर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्रोसिक्यूटर्स हैं वो भी आते हैं, और अदर देन जो है ये जो ऑफिसर्स मैं बताने लगा हूं ये भी इसके अंदर फॉल करते हैं। ये वाला कहां पे जो है वो लिखे हुए हैं सारे लॉज, ये पंजाब क्रिमिनल सर्विसेज कंडीशंस फंक्शंस एंड पावर्स एक्ट है 2006 का, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है जी।
तो इसको हम आम अल्फाज में प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस भी कहते हैं। तो ये लोग भी जो हैं वो सरकार की किसी ना किसी तरह जो है वो मदद कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने बताया था कि हाई कोर्ट के अंदर जो सूबाई हुकूमतों के मामला देखते हैं वो एडवोकेट जनरल ऑफिस होता है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के जो मामला देखते हैं वो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफिस होता है। ठीक है जी। तो इसके अलावा अदर देन मामला जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो पंजाब वो भी देखती है सरकार के जो मामला होते हैं। अगर आप प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब मुंतखब होना चाहते हैं, आपके पास लॉ की डिग्री है, तो आपके पास 10 साल का अगर तजर्बा है, एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट एक्सपीरियंस है, और आपकी एज जो है 45 से लेके 57 तक है, तो आप प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब मुंतखब हो सकते हैं। इसके अलावा जी एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, एडिशनल प्रोसिक्यूटर्स जनरल पंजाब, ये भी लोग मुंतखब हो सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो 10 साल एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट, और आपकी एज 40 से 55 साल है, तो आप एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल भी जो है वो मुंतखब हो सकते हैं। इसके अलावा जी डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल्स, ये भी जो है आप मुंतखब हो सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस 8 इयर्स एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट है और आपकी उम्र जो है वो 35 से 50 साल है, तो ये आप मुंतखब हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा वही सारे डीपीपी है, डीडीपीपी है और एडीपीपी, वो भी इसके अंदर फॉल करते हैं। इन सब का जो एग्जामिनेशन होता है, इन सब के जो पेपर्स होते हैं, वो पीपीएससी कंडक्ट कर रही होती है। ये वो सारे लोग हैं जिनको हाई कोर्ट में भी भेजा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा जा सकता है, और किसी स्पेशल कोर्ट के अंदर जैसे फेडरल शरीयत कोर्ट है या अदर देन है, वहां पर भी अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये वो सारे प्रोसिक्यूटर जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बारी बारी बता दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, हाई कोर्ट लेवल पे भी, सुप्रीम कोर्ट लेवल के प्रोसिक्यूटर जनरल का भी जो है वो तारफ दे दिया है। ठीक है। तो ढेरों जो हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं जब जो है वो आप क्लियर कर जाते हैं जी एलएलबी। ठीक है। इसके बाद जी लॉ टीचर, अगर आपके पास एलएलबी एलएलएम की डिग्री है, तो आप बतौर उस्ताद भी जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कुछ रूल्स जो हैं, कुछ जो है वो क्वालिफिकेशंस मुकर्रर की हैं कि अगर आप बतौर उस्ताद जो है वो काम करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। अगर जो है वो आप बतौर उस्ताद जो है वो पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपके पास जो है वो एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास जो है वो 5 साल जो एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 5 साल आपके पास जो है वो एजुकेशन जो एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का जो तजर्बा है वो होना चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, तो फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, और आपका जो 8 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट हो या आपने जो है वो बतौर उस्ताद 8 साल कहीं पे पढ़ाया हो, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है, तो 15 साल जो है वो ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट। ठीक है जी। या 15 साल जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप प्रिंसिपल जो है वो मुंतखब हो सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास जो है वो एलएलबी की डिग्री है, तो आपके पास जो है वो 10 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट, या जो है वो आपके पास जी 10 साल टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर जो है वो आप जो है बतौर उस्ताद या बतौर टीचर जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो हमारा पंजाब बार पाकिस्तान बार काउंसिल लीगल रूल्स जो बने थे 2015 के अंदर, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके ऊपर जो है वो डिसाइड किया था, उसके मुताबिक जो फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है वो ये है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाए जी अदर लॉ रिलेटेड जॉब्स। अदर लॉ रिलेटेड जॉब्स कौन सी हैं? हर महकमे के अंदर जहां पे एलएलबी की डिग्री रिक्वायर्ड है वो बेशुमार है। सीएसएस जो है, अगर आपने 3 ईयर प्रोग्राम में लॉ किया हुआ है, तो सीएसएस में जो है वो आपको इंग्लिश जो आपने लॉ में पढ़ी वो भी बड़ी मददगार है, और इसके अलावा जो है वो आपका लॉ 100 नंबर का पेपर जो है वो सीएसएस में बतौर जो है वो आप
लायर जो है वो 100 नंबर का जो है वो वहाँ पे अपना पेपर अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप पीएमएस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो आप अपीयर हो सकते हैं एज एन एडवोकेट। वहाँ पर भी जो है वो 200 का जो आपका लॉ है वो, या 200 की आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है, 200 की जो आपका जो सोशियोलॉजी है, उसके अंदर जो है वो आप अपनी बड़ी अच्छी कारकर्दगी जो है वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने 5 ईयर प्रोग्राम जो है वो पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उनके लिए क्या ब्लेसिंग है? ब्लेसिंग ये है कि उन्होंने अपने 5 ईयर्स के प्रोग्राम के अंदर पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी होती है, सोशियोलॉजी भी पढ़ी होती है, लॉ भी पढ़ा होता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी इंग्लिश भी पढ़ी होती है, इस्लामिक स्टडी भी होती है, और उनके पास जो है वो पाकिस्तान स्टडी भी पढ़ी होती है। तो उनके लिए सीएसएस और पीएमएस के अंदर बहुत ज्यादा कमोबेश जो है वो 200 से 300 नंबर तक जो है वो उनको बेनिफिट होता है। ठीक है। तो अगर 5 ईयर प्रोग्राम के तहत आपने एलएलबी की है तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होता है जी, कि आप सीएसएस या पीएमएस में जा रहे होते हैं, क्योंकि आपके बहुत से कॉन्सेप्ट जो है वो लॉ के अंदर क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा जिस तरह के असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए में जॉब्स आई थी 17 स्केल की, वहां पर भी उन्होंने लॉ के जो जिनके पास डिग्री थी उनको जो है वो उनके लिए जॉब जो है उन्होंने दी थी कि आप बतौर जो है वो वहां पे आके लीगल काउंसिल जो है एफआईए का जो है वो असिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इंस्पेक्टर लीगल है, इंस्पेक्टर लीगल की जॉब आती है, उसमें भी आप बतौर जो है वो लायर या आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लीगल ब्रांच के अंदर जो है वो बहुत सारी जॉब्स आती हैं, जिसमें आप बतौर उस्ताद जो है वो लीगल ब्रांच के अंदर अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है या उनकी जो भी जनरल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करके आप जो है वो वहाँ पे अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी और भी जॉब्स हैं जहाँ पे आप जो है वो बतौर वकील या एलएलबी की डिग्री के साथ जो है वो एक अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा ओवरऑल जो लेक्चर था, जिसमें हमने आपको बताया है कि आप लॉ करने के बाद जो है वो क्या कुछ कर सकते हैं। आपके पास जो है वो बेशुमार चॉइस होती है जिंदगी के, आप ये एक्सपीरियंस के किसी मोड़ के ऊपर भी जो है वो आप अपनी खिदमत जो है वो अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। अब जो सारा कुछ आपको बता दिया है इसको जो है वो अपने सामने रखें और अपनी समझ जो है वो दुरुस्त करें, उस फील्ड के ऊपर फोकस करें और अपने मुस्तकबिल को जो है वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी किया करें, लाइक और कमेंट भी किया करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।